फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करते हैं फाइटो और हॉर्मोन्स को, तो पहला जो वर्ड है फाइटो, ये आपको बताता है किस बारे में, दिस इज नॉन एज प्लांट। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और हॉर्मोन्स तो हम लोग जानते हैं एनिमल के केस में हमने यूज किया था। तो प्लांट्स में पाए जाने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, प्लांट हॉर्मोन्स आर डिफ्यूजेबल केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट। हमने जब एनिमल के केस में पढ़ा था, ह्यूमन के केस में, तो वहां भी हमने हार्मोन की डिफिनेशन क्या देखी थी, हार्मोन जो होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, मतलब कि ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते। इन द सेम मैनर फाइटो हार्मोन्स भी जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। दैट मीन्स ये प्लांट को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इन जनरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपकी डिफिनेशन है फाइटो हार्मोन्स की। दे आर डिफाइंड एज डिफ्यूजेबल केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। अगर हम देखें तो फाइटो हार्मोन्स किन किन चीजों को रेगुलेट करते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दोगे तो फाइटो हार्मोन्स इन जनरल प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। साथ ही साथ प्लांट के डेवलपमेंट को, प्लांट कितनी बड़ी होगी, कितनी लंबी होगी। साथ में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होती है, जो सेल होता है प्लांट के केस में, ये सेल जो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाती है, ठीक है ना। तो ये जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है प्लांट के केस में, ये भी आपकी किसके द्वारा होती है, फाइटो हार्मोन्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये भी आपका इसका एक फंक्शन हो गया कि ये टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होती है, जैसे एनिमल्स के केस में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वैसे ही प्लांट के केस में भी आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इनको भी कंट्रोल करने का काम करता है फाइटो हार्मोन्स। इस वर्ड पे ध्यान देना, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो वर्ड आती है ये आती है फिजियोलॉजी से, और फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर पूछा जाएगा ह्यूमंस की फिजियोलॉजी क्या होती है, तो डाइजेशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। उसी ढंग से प्लांट के केस में ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सब आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। इनको कंट्रोल करने का काम करता है फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। साथ में अगर हम देखें तो फाइटो हार्मोन्स के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पीजीआर। पीजीआर का फुल फॉर्म होता है पी फॉर प्लांट, जी फॉर ग्रोथ एंड आर फॉर रेगुलेटर। दैट मीन्स दे एक्ट एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है ना। और ये जो पीजीआर्स होते हैं ये केवल प्लांट को पॉजिटिव वे में ग्रो नहीं कराते हैं, बल्कि उसको रिटार्ड भी करते हैं। मतलब कि ये किसी ग्रोथ सिग्नल को स्टिमुलेट भी कर सकता है, और किसी सिग्नल को ये रिटार्ड भी कर सकता है, रोक भी सकता है, ठीक है ना। तो ये इनहिबिटरी फंक्शन भी करता है और स्टिमुलेटिंग रोल भी प्रोवाइड करता है। तो इसके दोनों काम होते हैं पीजीआर के, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एज वेल एज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। अगर हम फाइटो हार्मोन्स की बात करें बाबू, तो ब्रॉडली स्पीकिंग फाइटो हार्मोन्स को हम 3 ग्रुप में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। यहां मैंने पीजीआर लिखा है, ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। तो यहां पर ध्यान दोगे, इस पीजीआर को हमने उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अगर पीजीआर ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है तो देयर आर 3 हार्मोन्स, मैं दिखा देता हूं आपको। दूसरी, पीजीआर ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम करती है, ग्रोथ को सीज करती है, रोकती है। और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों फंक्शंस को कैरी करते हैं। तो मैंने आपको 5 डिफरेंट हार्मोन्स का नाम बताया था, फाइटो हार्मोन्स। उन पांचों हार्मोन्स को हम इन 3 ग्रुप में प्लेस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो ऑलवेज रिमेंबर कीजिएगा ये आपके फंक्शन को भी डिफाइन करेगा। इन जनरल ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या करती है, प्लांट में पॉजिटिवली ग्रोथ को प्रमोट करती है। अगर हम इनहिबिटर देखते हैं तो एक हार्मोन पाई जाती है नॉन एज एब्सिसिक एसिड और एबीए, ठीक है ना। तो एबीए या एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये जो डुअल फंक्शन होता है, इथिलीन जो होती है ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है। इन सर्टेन केसेस दे एक्ट एज ग्रोथ प्रमोटर एंड इन अदर केसेस दे एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। साथ ही साथ याद रखना है कि आउट ऑफ दिस 5 हार्मोन्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन पांचों में केवल इथिलीन जो होती है ये गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसे हम गैसियस हार्मोन भी कहते हैं। यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द हार्मोन्स इन डिटेल, ठीक है ना। तो मैंने इसको बिल्कुल इस ढंग से लिखा है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो होती है ऑक्सिन, ठीक है ना। ऑक्सिन अगर देखोगे तो जो सबसे नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन होता है उसको बोला जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका शॉर्ट में नाम होता है IAA,
फुल फॉर्म इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड है आपका IAA, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन होता है। अगर हम सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सिंथेटिक ऑक्सीजन को हम एमिनो एसिड को यूज करके बना सकते हैं। तो इस एमिनो एसिड का आप नाम याद रखिएगा कि ट्रिप्टोफान जो होती है एक एमिनो एसिड होती है, और इस एमिनो एसिड को यूज करके ऑक्सीजन सिंथेसाइज किया जाता है। और अगर ऑक्सीजन के लोकेशन की बात करोगे कि कहां कहां सिंथेसिस होती है, तो ऑक्सीजन आपके सूट एपिसेस में, मतलब कि प्लांट का जो टॉप होता है सूट एपेक्स, वहां पर आपकी ऑक्सीजन बनती है। यंग लीव्स में ऑक्सीजन बनती है, साथ में सीड्स में भी ऑक्सीजन बनती है। तो ये अगर हम सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखें बेटा, तो यहाँ पर आप देख लो सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है 2,4-D। ठीक है ना, ये सबका नाम आप क्या करोगे, ऑनलाइन आपको अगर जाननी है तो आप एक बार गूगल में चेक कर लेना, 2,4,5-T, या मैं आपको लिख के भेज भी दूंगा। NAA, तो ये तीन जो हो गया 2,4-D, 2,4,5-T, NAA, ये तीनों ही सिंथेटिक ऑक्सीजन की कैटेगरी में आते हैं। NAA का नाम याद रखना, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है ना। और एक हमारे पास ऑक्सीजन होती है IBA, फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, या सिंपल टर्म्स में इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये जो हार्मोन होती है बाबू, इसको याद रखोगे कि ये हार्मोन दोनों ही ढंग से काम करता है आपका, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है ना। इसका मतलब कि ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म में भी पाया जाता है और सिंथेटिक फॉर्म में भी आपका पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, आप याद रखिएगा। अगर आपसे नेचुरल पूछा जाएगा तो आपको कौन सा नाम बताना है, IAA। ठीक है ना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अगर सिंथेटिक का एग्जांपल पूछा जाता है तो 2,4-D, NAA, 2,4,5-T, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। और IBA जो होता है ये दोनों काम करता है, ये नेचुरली अकरिंग भी पाए जाते हैं, साथ में सिंथेटिक भी होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहली फंक्शन आपकी होती है सेल इनलार्जमेंट, सेल के साइज को इनलार्ज करने में हेल्प करता है। रूट फॉर्मेशन, ठीक है ना, रूट फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि आपका नेप्थिलीन एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इन दोनों को यूज किया जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर समझते हैं ना, द रियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज हॉर्टिकल्चर। मतलब कि हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं ना फॉर कमर्शियल पर्पस अपने खेतों में, तो वो जो आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के केस में जब हम प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स को ये हार्वेस्ट करते हैं ना, तो उन प्लांट्स में रूट प्रमोशन को, रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए ये दोनों आपकी काम आती है, NAA एंड IBA। थर्ड फंक्शन पे आते हैं, ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। तो रिस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट जानते हैं, रिस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, ATP। तो प्लांट को जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उसमें रेट ऑफ रिस्पिरेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। तो रेट ऑफ रिस्पिरेशन को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन आपकी होती है। साथ ही साथ प्लांट के बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिसको स्टिमुलेट करने के लिए क्या पाया जाता है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, आपने इस फ्लावर का नाम तो सुना ही है, सनफ्लावर। ये आपके इस टॉपिक से अगर ऑक्सीजन से क्वेश्चन आएगा ना, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सनफ्लावर का, कि सनफ्लावर जो होती है वो सन के डायरेक्शन में मूव करते रहती है। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है सनफ्लावर का टुवर्ड्स ये सनलाइट, ये किससे कंट्रोल होता है, ऑक्सीजन से। आप समझिए कि ये जो फ्लावर है, ठीक है ना, मैं इसको सिंपल आपको दिखा रहा हूं कि ये एक फ्लावर बनाई है, यहां पर आपका क्या है, सन है ऊपर में, ठीक है। और अभी जो फ्लावर का आप डायरेक्शन देख रहे हैं वो सन की तरफ है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्लावर के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट में, मतलब इसके नीचे की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्लावर मूव करती है। तो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि प्लांट के जिस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ रहा है, फ्लावर के जिस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ रहा है, उस एरिया में ऑक्सीजन रहता है, और उस ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही फ्लावर जो होते हैं मूव करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिखा है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को ऑक्सीजन कंट्रोल करता है, साथ ही साथ मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियो मीन्स होती है ग्रेविटी, तो जो मूवमेंट ग्रेविटी के कारण होती है उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन हार्मोन होती है। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन क्या करता है बाबू, एपिकल बड जो होते हैं ना, एपिकल बड हम किसे कहते हैं, जो सबसे टिप में पाए जाते हैं, किसी भी प्लांट के टिप में जो बड पाया जाता है उसको एपिकल बड कहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस प्रोड्यूस करता है। इसको समझोगे थोड़ा कि हमने प्लांट्स में मान लेते हैं यहाँ पर एक बड बनाई ऊपर में, ठीक है ना, और ये हम प्लांट ऐसे रखते हैं, और साइड में मान लेते हैं इस तरफ भी आपका बड यहाँ पर है।
क्लियर, इसके लैटरल ब्रांचेज में भी आपके बर्ड्स पाए जाते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस पाई जाएगी इस वाले बर्ड में जो सबसे सूट के टिप में है, और इसमें आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये क्या करता है, लेटरल बर्ड्स के ग्रोथ को ये रोकता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो जो एपिकल बर्ड्स होते हैं दे इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ न्यू नियर बाई बर्ड्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। आईएए का मतलब कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने के कारण एपिकल बर्ड्स अपने आसपास के नियर बाई बर्ड्स को ग्रो करने से रोकते हैं। इस फेनोमेनन को बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। क्लियर। तो एपिकल डोमिनेंस इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन। अगर हम बात करें अगले फंक्शन की, तो आईएए प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। जब तुम्हारे प्लांट्स में लीव्स और फ्रूट जो होते हैं, कि आपने देखा होगा कि बेसिकली जो पतझड़ का मौसम आता है ना, डेसिडुअस जो सीजन आती है बेसिकली फरवरी मार्च में, उस समय प्लांट क्या करते हैं, अपने सारे लीव्स को शेड कर देते हैं और फिर से उनमें फ्रेश लीव आनी शुरू होती है। तो आपकी लीफ प्री मैच्योर फॉल ना हो जाए या फ्लावर फ्रूट आपका बिना पके हुए आपका प्लांट से डिटैच ना हो, इन सारे चीजों को रोकने के लिए आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना है कि आईएए क्या करता है, एब्सिसिक एसिड के फंक्शन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड का फंक्शन होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस फंक्शन को रोकने का काम करता है आईएए, इंडोल एसिटिक एसिड। साथ ही साथ इट आल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, ये प्लांट्स में फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर हम पर्टिकुलरली आईबीए की बात करें, ठीक है ना, तो आईबीए क्या करता है, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट को भी इंक्रीज करता है। फ्रूट में जो मिठास होती है बाबू, उस मिठास को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अच्छा, ये वाली वर्ड आप ध्यान देना, ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी आपने कभी वर्ड सुना है क्या? ये जो कार्पी वर्ड होता है ना बाबू, इट इज फॉर सीड्स, ठीक है ना। तो बेसिकली पार्थिनोकार्पी क्या होती है कि कुछ हमारे पास फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी सीड्स नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल बनाना, बनाना के अंदर में आपकी सीड्स नहीं होते, तो बनाना को हम पार्थिनोकार्पी से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो पार्थिनोकार्पी याद रखिएगा, सीडलेस फ्रूट्स आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने के लिए भी ऑक्सीजन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर हम इन दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें, 2,4-D एंड 2,4,5-T, दे आर यूज्ड एज वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आप समझते हो ना, आपने क्रॉप कल्टीवेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जैसे कि मैंने राइस का क्रॉप प्लांट किया अपने खेत में, तो जब राइस ग्रो करता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड तुम्हारे ग्रासेस या दूसरे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बाबू, उसको हम बोलते हैं वीड्स। और इन वीड्स को रिमूव करने के लिए जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है, दे आर नोन एज वीडीसाइड्स। तो 2,4-D और 2,4,5-T ये वीडीसाइड्स की तरह भी उपयोग किए जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया ऑल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फाइटो हार्मोन्स। जो हमारी दूसरी फाइटो हार्मोन है उसका नाम होता है आपका जिब्रेलिन, या इसका एक और नाम होता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो जिब्रेलिन की जब बात करते हैं तो इस हार्मोन का नाम किससे आया था? इस हार्मोन का नाम डिराइव हुआ है आपका एक फंगस के नाम पे। उस फंगस का पूरा नाम था, साइंटिफिक नेम आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है ना। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराइस में सबसे पहले आपकी इस हार्मोन को ट्रेस किया गया था, ठीक है। और ये हार्मोन कहां पर मिलती है आपकी? ये जो फंगस होता है ना, ये एक डिजीज प्रोड्यूस करता है। उस डिजीज का नाम याद रखिएगा, डिजीज इज नॉन एज बेकन डिजीज या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है ना। ये राइस प्लांट में होता है। तो सबसे पहले राइस प्लांट में ये डिजीज डिस्कवर हुआ था और उसका कॉज हुआ था आपका ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इसी फंगस के नाम पे हमने इस एंजाइम, इस हार्मोन का नाम रखा है जिब्रेलिन। क्लियर। टिल डेट अगर हम अभी तक की बात करें तो हमने 136 डिफरेंट टाइप्स के जिब्रेलिन अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं। लेकिन इन 136 में जो सबसे कॉमन जिब्रेलिन होता है उसे बोला जाता है GA3। तो याद रखिएगा, जिब्रेलिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जिब्रेलिन। GA3 इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग जिब्रेलिन इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर हम बात करें इनके साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये बनते कहां पर हैं, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान दोगे, ये कहां कहां बनते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ बर्ड, जो बर्ड का लीफ होता है वहां पर बनता है। डेवलपिंग इम्ब्रियो जो होते हैं, सीड के बाद आपकी अगली स्टेज क्या होती है, इम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय भी आपका जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ आपकी रूट टिप में भी जिब्रेलिक एसिड का हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं बाबू। मेजर फंक्शंस जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट ही केवल लिखा है।
इट प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स। अगर आप पर्टिकुलरली स्टेम और लीफ के ग्रोथ की बात करते हो तो ये जो जिब्रेलिन होता है ये स्टेम और लीफ के ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही साथ इट प्रमोट्स बोल्टिंग इफेक्ट, ये वाली आपकी एक फंक्शन अलग है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसको मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो बोल्टिंग समझोगे कि बोल्टिंग क्या होता है। तो रैपिड स्टेम इलोंगेशन ऑफ रोजेट प्लांट इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्लियर। तो ये जो रैपिड स्टेम इलोंगेशन होता है ना, इसके लिए हमारे पास एक टेक्निकल टर्म है बोल्टिंग इफेक्ट। और ये जो आप देख रहे हो रोजेट प्लांट, तो रोजेट प्लांट मैं बता देता हूं आपका, ये वैसे प्लांट्स होते हैं ना जिनका लीफ वगैरह आपको थोड़ा सा सर्कुलर आउटलाइन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने प्लांट को रखा है, इसको अगर ध्यान दोगे तो ये ओवरऑल आउटलाइन जो है ना, ये सीड के जो लीव्स हैं ये थोड़ा सा गोलाकार मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इस टाइप के प्लांट जिसके लीव स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं रोजेट प्लांट। तो रोजेट प्लांट के केस में स्टेम इलोंगेशंस को इनहांस करने के लिए वी हैव जिब्रेलिक एसिड। थर्ड में आते हैं, जिब्रेलिक एसिड ऑल्सो इंक्रीजेज साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स। प्लांट के केस में जो फ्रूट की साइज इनहांसमेंट होती है उसका जो नंबर कंट्रोल होता है ये कंट्रोल होता है जिब्रेलिक एसिड से। साथ ही साथ जिब्रेलिक एसिड ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म डोरमेंसी? डोरमेंसी आपने कभी सुनी है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। डोरमेंसी इज द पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस, ठीक है। आपने सुना होगा कि पोलर एरियाज में जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं ना वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब ठंडी बहुत पड़ती है ना तो वो हाइबरनेशन में जाते हैं। तो वो जो हाइबरनेशन का पीरियड उनका होता है ना उसको हम बोलते हैं डोरमेंट पीरियड। डोरमेंट पीरियड कब काम आता है? जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल होगी ना तो उस समय प्लांट्स के पार्ट्स को बचाने के लिए उनको क्या किया जाता है? डोरमेंट कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। और उसी इनएक्टिव स्टेट में वो क्या करेंगे? इस डोरमेंसी पीरियड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे श्रेया। तो इस डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या पाया जाता है? जिब्रेलिक एसिड पाई जाती है। और उसमें भी किसकी डोरमेंसी? बर्ड्स और सीड्स की डोरमेंसी। साथ ही साथ GA ऑल्सो प्रमोट्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, दैट मीन्स कि सीडलेस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में भी जिब्रेलिक एसिड काम करती है। तो अभी आपने ऑक्जिन में भी पढ़ा था कि ऑक्जिन भी क्या करता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जिब्रेलिन भी जो होती है ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड हार्मोन, जो थर्ड हार्मोन है दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। आप जब भी इस हार्मोन को सुनेंगे ना साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन के साथ आपको ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिवीजन, क्लियर। रुकिएगा, थोड़ा सा पेन हमको लगता है। तो स्पेशली इस फंक्शन के लिए साइटोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट में जो सेल डिवीजन होती है ना उनके मेरिस्टेमेटिक सेल में, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में जो डिवीजन होता है बाबू उसको कंट्रोल करने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। अच्छा, ये एक आपकी डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा कि ये एक अल्कलाइन प्लांट हार्मोन है। अल्कलाइन मतलब कि आप जो एसिडिटी हम लोग पढ़ते हैं ना पीएच, उसके हिसाब से अभी जो दो हार्मोन था आपका ऑक्जिन और आपकी जिब्रेलिन, वो दोनों ही आपके वीक एसिडिक हार्मोन होते हैं, जबकि साइटोकाइनिन का नेचर होता है अल्कलाइन, ठीक है ना। साथ ही साथ ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। काइनेटिन, ये नाम आप याद रखिएगा, काइनेटिन आपकी एक तरह की सिंथेटिक साइटोकाइनिन का एग्जांपल होता है। इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल साइटोकाइनिन, तो जो सबसे पहली नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवर हुई थी उसका नाम था आपका जियाटीन, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये एरिया देखिए, दो आपके यहाँ पर कंडीशन लिखे गए हैं कि कोकोनट मिल्क, जो नारियल के अंदर जो उसका दूध होता है, या फिर जो एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है, अगर हम एप्पल जूस बनाते हैं ना तो उसके अंदर साइटोकाइनिन आपका बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। आपको याद है श्रेया, हम लोग जब एक बार डिस्कस कर रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन, तो मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें बनती है, एक जाइगोट बनता है और एक इंडोस्पर्म बनता है। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन ज्यादा पाई जाती है, तो कोकोनट मिल्क क्या होता है? ये बेसिकली कोकोनट का जो इंडोस्पर्म होता है ना वही आपका कोकोनट मिल्क बनाता है, ठीक है। तो सिंपल आप समझ जाइएगा कि अगर कोकोनट मिल्क में आपकी साइटोकाइनिन ज्यादा है दैट मीन्स कि इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में भी किसकी जरूरत पड़ती है? साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, ये बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है आपके रूट टिप पे, और रूट टिप में बनने के बाद ये प्लांट्स के सारे पार्ट में आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और मैंने जो आपको अभी पॉइंट बताया था कि सिंस कोकोनट मिल्क इज रिच इन साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो होती है, कोकोनट मिल्क जो होता है इंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है, इसलिए ये जो साइटोकाइनिन होती है इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडोस्पर्म। जब आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है तो वहां पर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। तो फर्स्ट फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिवीजन, दैट मीन्स कि इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इनहांस करता है। दूसरा, इट प्रमोट्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। प्लांट्स के केस में आप जानते हैं कि सेल ही आपकी डिफरेंशिएट करती है और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो सेल के द्वारा ये जो टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है ये भी आपकी साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। थर्ड फंक्शन, इट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस देखिए ये जो वर्ड है, वी यूज दिस टर्म इन बोथ केसेस, प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ ह्यूमंस। सेनेसेंस मतलब सिंपल समझोगे इन हिंदी, इट मीन्स बुढ़ापा। जैसे कि इंसान बूढ़े होते हैं समय के साथ, वैसे ही हर एक साल आपकी प्लांट भी बूढ़ी होती है, लेकिन प्लांट का बुढ़ापा हमें दिखता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताया था ना कि ये जो डेसिडुअस सीजन होता है स्पेशली फरवरी मार्च का, इसमें प्लांट क्या करता है, अपने सारे ड्राई आउट लीव्स, ड्राई ब्रांचेज, इनको क्या करता है, शेड कर देता है, गिरा देता है, और फिर से नई पार्ट्स आपकी बनती है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेनेसेंस को रिवर्ट करता है, मतलब कि हमारे प्लांट्स को वापस सेनेसेंस से यंग स्टेज में लेके जाता है। तो ये सेनेसेंस को रोकने का काम करता है। इट मींस इट प्रिवेंट्स एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। फोर्थ फंक्शन पे आते हैं, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है, उस ट्रांसपोर्ट को इंड्यूस करने का काम भी आपका साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, इसके बाद इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। जैसे कि ह्यूमंस के केस में वी हैव WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल क्या काम करता था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इन द सेम मैनर प्लांट के केस में साइटोकाइनिन जो होती है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट्स में किसी भी ढंग का डिजीज प्रोड्यूस ना हो। साथ ही साथ ऑक्जिन, याद है ऑक्जिन में हमने पढ़ा था कि ऑक्जिन प्रोड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। ठीक है ना, एपिकल डोमिनेंस में फिर से बता दे रहा हूं कि प्लांट का जो सबसे टिप में जो आपका ये पाया जाएगा, सूट पाया जाएगा, वो क्या करता है कि वो दूसरे सूट्स को ग्रो करने से रोकता है। तो प्लांट में अगर आपको सारे पार्ट्स में प्रॉपर ग्रोथ चाहिए ना, तो एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करना पड़ता है। तो इस एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करने का काम भी कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन करता है। तो अभी तो आप पहले तीन चीज याद रखोगे बाबू। तीन चीज आपकी क्या क्या है कि हमने जो अभी तीन हार्मोन शुरू में पढ़ा है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों ही हार्मोन आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन की कैटेगरी में आते थे। अभी तक आपने जितना भी फंक्शन पढ़ा तीनों हार्मोन का, आपने क्या देखा, स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, साइज ऑफ फ्रूट, ये सब को कंट्रोल करता है आपका ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब जो हमारी दो हार्मोन बचती है वो होती है इथिलीन, और लास्ट होती है आपकी, सबसे लास्ट जो होती है वो होती है आपकी एब्सिसिक एसिड। तो इथिलीन हमने पढ़ा था कि इथिलीन की जब बात करते हैं ना, तो ये आपका डुअल फंक्शन शो करता है, मतलब कि ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम करेगा, और कभी फंक्शन अगर जरूरत पड़े तो ये आपकी ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर गैसियस इन नेचर। ये एक ही इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस होता है। साथ ही साथ ये देखिए इसका एक फंक्शन है, इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ। इसको आप फंक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमने एक प्लांट बनाई, ठीक है ना, तो प्लांट का आप जानते हैं कि प्लांट का अपना एक डायमीटर होता है, क्लियर। तो प्लांट की ये जो ग्रोथ होती है ना, मतलब कि इसका जो डायमीटर इंक्रीज करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रोथ। तो इथिलीन आपकी ट्रांसवर्स ग्रोथ को तो प्रमोट करेगी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मतलब कि लंबाई वाले ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है। तो ये प्लांट को चौड़ा होने में तो हेल्प करेगा, लेकिन ये प्लांट के लेंथ को बढ़ने से रोकता है। तो ये आपकी एक फंक्शन होती है, इसे आप याद रखिएगा कि इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ बट इट इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को ये रोकता है, ठीक है। अच्छा, इसको आपको याद रखना है कि इसकी जो मैक्सिमम राइपनिंग होती है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कहां पर होता है आपका, वो होता है इन केस ऑफ फ्रूट, ये पकते हुए फ्रूट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि
ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आपको दो सेटअप दिया जाएगा, ठीक है ना। एक सेटअप रहेगा जिसमें कि कच्चे केले हैं, उसको हमने पकने के लिए कहीं पर डाला है, ठीक है, और दूसरे तरफ हमारे पास कच्चे केले का एक थान है जिसमें हम क्या करेंगे, एक पका केला डालेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि राइपनिंग किस में फास्ट होगी, उस वाले बंच में जिसमें कि कोई भी केला नहीं, कोई भी पका केला नहीं रखा गया है, या दूसरे कंडीशन में जिसमें आपका एक पका केला है। तो आंसर होगा सेकेंड कंडीशन। क्यों? क्योंकि वो जो राइप बनाना होगी ना, राइप बनाना से एक फ्रेग्रेंस आती है ना, आपने सुन देखा भी होगा, महसूस किया होगा, वो जो फ्रेग्रेंस होती है वो आपकी इथिलीन के कारण होती है। तो जब हम कच्चे केलों के थान में एक पका केला डाल देंगे ना, तो वो पका केला क्या करेगा, इथिलीन प्रोड्यूस करेगा, और उस इथिलीन के इफेक्ट से दूसरे कच्चे केले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया है आपका क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रूट्स दैट कैन कंटिन्यू टू राइपन आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। वैसे फ्रूट्स जो कि प्लांट से अलग होने के बावजूद पकना रुकते नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली पकते रहते हैं, राइप होते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स का यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिखा है, एप्पल और बनाना। तो इस टाइप के आपके फ्रूट्स में उसके राइपनिंग को इनहांस करने के लिए इथिलीन यूजफुल रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ इथिलीन। तो मैंने जो पहला फंक्शन आपको वहीं पर डिस्कस किया था, सेम फंक्शन इज हियर। इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स ट्रांसवर्स ग्रोथ बट इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। हमने जो वहां पर पढ़ा था कि ये प्लांट की चौड़ाई को तो बढ़ाएगा, लेकिन उनके लंबाई को ये रिटार्ड करता है, इनहिबिट करता है। दूसरी चीज, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स। पहले तो आप समझिए, सेनेसेंस हमने डिस्कस किया था कि ये बुढ़ापे को प्रमोट करता है, और एब्सिशन होता है सेपरेशन ऑफ ये कंप्लीटली राइप लीव्स एंड फ्रूट, ठीक है ना। जब आपकी पत्ती बिल्कुल सूख जाती है तो वो प्लांट से डिटैच हो जाती है, इस एक्ट को हम कहते हैं एब्सिशन। क्लियर? और फ्रूट्स के केस में भी आप देखते हो कि फ्रूट जब पूरा राइप हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, प्लांट से डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। तो ये जो हार्मोन होती है आपकी इथिलीन, ये सेनेसेंस भी प्रमोट करती है, और लीव्स एंड फ्रूट्स के एब्सिशन को भी प्रमोट करती है। फोर्थ फंक्शन याद रखिएगा, थर्ड फंक्शन, इट ब्रेक्स डोरमेंसी। ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा था कि कभी कभी अनफेवरेबल पीरियड को पार करने के लिए प्लांट पार्ट्स डोरमेंट हो जाते हैं, तो उस डोरमेंट पार्ट को, इनएक्टिव पार्ट को वापस एक्टिव करने के लिए इथिलीन प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। साथ ही साथ इथिलीन इज नॉन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। मैंने जो आपका कंडीशन बताया है बाबू, केला वाला, ये कई बार क्वेश्चन में आपकी पूछी गई है, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस बंच में आपका एक पका हुआ फल रहेगा, वो बंच जल्दी पकेगी, क्योंकि पके फल से जो एरोमा आती है ना, दैट एरोमा इज ड्यू टू द इथिलीन। क्लियर? तो ये हमारी फंक्शंस हो गई इथिलीन की। और सबसे जो हमारा लास्ट हार्मोन पढ़ना है हमें इस टॉपिक में, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट हार्मोन्स बेसिकली दो कैटेगरी के थे, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। अभी तक हमने जो शुरू के तीन पढ़े थे, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, दे वेयर ग्रोथ प्रमोटिंग। इथिलीन को हम बोलते हैं डुअल फंक्शन परफॉर्मिंग, मतलब कि ग्रोथ प्रमोटर भी थे, इनहिबिटर भी थे। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होती है, दे आर स्ट्रिक्टली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प आपका करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको वही फंक्शन लिखी गई है कि दे आर नॉन एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, फर्स्ट आपकी लिखी गई है। साथ ही साथ इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब कि जब प्लांट में स्ट्रेसफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो उससे निपटने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ इस हार्मोन का एक दूसरा नाम होता है डोरमीन, ठीक है ना। डोरमेंट वर्ड से आती है आपकी डोरमीन। क्यों? क्योंकि ये आपके डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, ठीक है ना, ताकि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सके उसको ओवरकम कर लें। थोड़ा सोच के देखिए आप लोग कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ना जो कि आपके स्नोई एरिया में ग्रो करते हैं, ठंडे एरियाज में, वहां पर आपकी साल भर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। तो जब ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने प्लांट के सीड्स को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डोरमेंट कर देते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी और वो पास ऑन ना हो जाए। जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन आपका नॉर्मल आता है, तो ये क्या करता है, वापस डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। दूसरी हार्मोन थी साइटोकाइनिन, जो कि वापस क्या करती थी, डोरमेंसी को ब्रेक करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एक मिनट रुकिएगा।
चलिए आते हैं फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। सबसे पहला ABA स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड। इट कीप्स ग्रोथ अंडर चेक बाय काउंटर एक्टिंग ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, उसके फंक्शन को ये क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, स्लो करते हैं, इनहिबिट करते हैं। दैट मीन्स कि ये प्लांट के ग्रोथ को क्या करेंगे, कंट्रोल में रखते हैं। अगर ये हार्मोन ना होना तो प्लांट क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा और एक समय ऐसी हो जाएगी कि प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसका रूट भी आपका काफी नीचे तक जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल आपका कम हो सकता है। बहुत हाइट में जाने के बाद तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं आप गेस कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, ग्रोथ को सीज करता है, चेक करता है, ताकि प्लांट में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो। दूसरी चीज, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन आप जानते हैं, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमाटा। क्लियर। तो ये क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। मान लेते हैं कि आपकी बहुत गर्मी का टाइम हो, गर्मी के टाइम में प्लांट्स को पानी प्रिजर्व करना पड़ता है। क्लियर। अगर वहां पर वो ट्रांसपिरेशन को रोकेंगे नहीं, सीज नहीं करेंगे, तो प्लांट क्या करेगा, बहुत तेजी से पानी ट्रांसपायर करेगा, जिससे कि प्लांट आपकी विल्ट हो सकती है, सूख सकती है। ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमाटा। साथ ही साथ इट इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। ये बर्ड्स एंड सीड्स को क्या करता है, डोरमेंट कर देता है लंबे समय के लिए, सो दैट दे कैन ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। खराब समय को पार करने के लिए ये डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा। इसके बाद इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स। ये क्या करता है, लीव्स को सुखाता है। विल्टिंग मतलब होता है ड्राइंग ऑफ लीव्स। ठीक है ना, ये एक तरह की डिजीज कंडीशन भी होती है, लेकिन इसे हम इन जनरल भी यूज करते हैं। तो विल्टिंग मीन्स ड्राइंग ऑफ लीफ एंड सेनेसेंस ऑफ लीफ, उसके बुढ़ापे को बढ़ाता है। ठीक है। और जैसे जैसे प्लांट आपकी जनवरी फेब तक जाएगी, तब तक सारे लीव्स आपके सेनेसेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और सबसे अंत में आपकी इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि, या और तीसरा एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन होते हैं, जिनको सनलाइट ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन होते हैं, जो कि कम सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जो कि लाइट जिनको चाहिए भी, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब कि बादल वाले क्लाउडी कंडीशन में भी जो कि फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के केस में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में, प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हुई है। सेशन तो बेटा अभी खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप लोग मुझसे जो डाउट्स है इससे रिलेटेड तब तक पूछ लो आप। ये टॉपिक ज्यादा नहीं थी इसलिए आज खत्म हो गई, और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसमें आपको इस पूरे चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई भी डाउट बच गया है तो वो आप आज कर दें, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसके पूछ लेते हैं, इसमें कहीं को डाउट वगैरह आपको। अच्छा, टच मी नॉट प्लांट का कौन सा होता है, ओके ओके। पहले तो आप याद रखिए कि टच मी नॉट प्लांट जो होती है ना, मिमोसा पुडिका, हिंदी में उसे लाजवंती भी कहते हैं। तो मिमोसा पुडिका में बेटा ऐसे हार्मोन का आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। वहां पर पाई जाती है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स क्या होता है, टच सेंसिटिविटी। ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं पहले। किसी प्लांट के अंदर में वैक्यूल पाया जाता है, सेल के अंदर। वैक्यूल के अंदर क्या करता है ना, सेल पानी जमा करके रखता है, और जितना पानी भरता जाएगा वैसे वैसे सेल की टर्गर प्रेशर इंक्रीज करती है। तो टच मी नॉट प्लांट का जो पत्ता देखते हो ना आप, वो जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, उन पत्तों में पानी भरा होता है, मतलब कि उनका टर्गर प्रेशर हाई होता है। आप जैसे ही टच करते हो ना, तो वो जो टर्गर प्रेशर होता है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही टच करते हैं तो पानी आपकी प्लांट के लीफ से निकल के ब्रांचेज में चली जाती है। तो जैसे ही लीफ में आपका पानी कम हुआ, तो वो लीफ क्या होता है, ड्रूल हो जाता है। ड्रूल मीन्स कि वो झुक जाता है। क्लियर। तो वहां जो ये टर्गर प्रेशर का जो चेंज होता है ना, दैट इज द मेजर रीजन फॉर द टच मी नॉट प्लांट। वो जो